तो दोस्तों 15 से 17 अक्टूबर के बीच में आपको एक काफ़ी अच्छा जाना माना एंड एक मोनोपोली कंपनी का मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं मिडवेस्ट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये जो आईपीओ होगा दोस्तों वो काफ़ी खास होने वाला है। हालांकि इसके ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, बट ये जो कंपनी है वो अपने इंडस्ट्री की दोस्तों एक क्लियर मार्केट लीडर है। इसलिए इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, हर एक डिटेल के बारे में हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें अब इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो ग्रेनाइट माइनिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। मतलब दोस्तों ये कंपनी ग्रेनाइट को माइन करती है, फिर उसको अपनी कंपनी में ले जाके प्रोसेस करती है एंड फिर फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को ये कंपनी और भी देशों को एक्सपोर्ट करती है। एंड दोस्तों इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट ब्लैक ग्रेनाइट है, जिसके प्रोड्यूसर्स में एंड एक्सपोर्टर्स में ये कंपनी मार्केट लीडर है। मतलब दोस्तों ब्लैक ग्रेनाइट एक ऐसा ग्रेनाइट होता है जिसमें सोने जैसा स्पार्कल होता है, जिसका डिमांड आपको ओवर द ग्लोब काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड इसी ब्लैक ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट में ये कंपनी लगभग अपने पास 64% का मार्केट शेयर रखती है। जबकि बात करें इसके माइनिंग के बारे में, तो दोस्तों जो भी ये ब्लैक ग्रेनाइट माइनिंग करती है उस माइनिंग में इस कंपनी के पास लगभग वही 16% के आसपास मार्केट शेयर है, जो इंडस्ट्री में दोस्तों सबसे ज्यादा है। मतलब दोस्तों ये कंपनी ब्लैक ग्रेनाइट के माइनिंग में भी लीडर है एंड ब्लैक ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट में भी ये कंपनी लीडर है। एंड इस कंपनी का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो दोस्तों 70% के आसपास एक्सपोर्ट से होता है। ये कंपनी अपने फाइनल प्रोडक्ट को वही लगभग 17 देशों को सेल करती है, जैसे चाइना हो गया, इटली हो गया, स्वीडन हो गया या फिर थाईलैंड हो गया। ये सारे मेजर कंट्री में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। फिलहाल कंपनी के पास अभी 6 राज्यों में वही लगभग 16 ग्रेनाइट माइनिंग राइट्स है, जहां से ये कंपनी ग्रेनाइट को माइन कर सकती है। मतलब दोस्तों अगर सिंपल में समझे तो ये कंपनी पहले ग्रेनाइट को माइन करती है, फिर से उसको प्रोसेस करती है, फिर से उसको मार्केट में सेल करती है, जो आपके घर में फ्लोर बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वो या तो कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें या फिर इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, हर एक सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट बात यहाँ पे हम पिछले 1 साल का करें तो पिछले 1 साल में इसके रेवेन्यू में वही लगभग 7% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें दोस्तों इसके प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट में इसके वही लगभग 33% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल गया है। वहीं इसका ROE 20%, ROC 19%, EBITDA लगभग 27% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.43 का है। मतलब कंपनी का दोस्तों ROE, ROC एंड EBITDA भी काफ़ी अच्छा है। एंड बात करें डेट के बारे में, तो दोस्तों कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है। इसलिए फिलहाल ये जो कंपनी है वो दोस्तों फंडामेंटल वाइज आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों फंडामेंटल की तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो फिलहाल ये जो कंपनी है अपना IPO लगभग वही 28 के PE पे लेके आ रही है। जबकि वहीं मार्केट में एक और कंपनी लिस्टेड है जो ऑलरेडी ग्रेनाइट माइनिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है एंड उसका अभी P रेशियो लगभग आपको वही 13 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड ना ही दोस्तों इसका P रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा, बल्कि अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखते हो तो अर्निंग पर शेयर के मामले में ये मिडवेस्ट से कहीं ज़्यादा है। बट दोस्तों अगर बात यहाँ भी नहीं बनती है, तो अगर आप इन दोनों के रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू के मामले में भी फुकराना जो है वो मिडवेस्ट से कहीं आगे है। यानी फंडामेंटल वाइज ये कंपनी तो काफ़ी सही है, बट वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी आपको काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। वहीं अब अगर IPO की डिटेल के बारे में बात करें, तो ये IPO 15 से 17 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 1014 रुपये से लेकर 1065 रुपये के आसपास रखा गया है। बात करें दोस्तों इस IPO का टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज 451 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 250 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होगा एंड 201 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। मतलब दोस्तों 250 करोड़ के आसपास कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 201 करोड़ कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बट ज़्यादा पैसा दोस्तों कंपनी के पास जाने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस IPO के लिए। वहीं 5 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 14 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,910 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा।
बात वहीं दोस्तों करें रिटेल कोटा के बारे में, तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए वही लगभग 35% का कोटा दिया गया है। मतलब दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 451 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से लगभग वही 157 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रहने वाला है। वहीं ये आईपीओ 15 से 17 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। एंड वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड भी 21 अक्टूबर को आपके खाते में सेंड कर दिया जाएगा। एंड बाय द वे दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 21 अक्टूबर को ही इस आईपीओ का शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों फाइनली करें इसके लिस्टिंग का, तो 22 अक्टूबर को इस आईपीओ का आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर यानी दिवाली की एक दिन बाद इस आईपीओ का आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए एज यूजुअल बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के लिए, तो फिलहाल दोस्तों ग्रे मार्केट में इसका अभी कोई डिमांड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का कोई डिमांड नहीं है। बट हालांकि दोस्तों ग्रे मार्केट में अभी डिमांड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आगे भी इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। मैं भी अभी जितना भी आईपीओ ओपन है वो सब सारा क्लोज हो जाएगा, तो इसके भी ग्रे मार्केट में आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमें किसी भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी बेसिस पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए अगर आपको इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको इसके एंकर एलोकेशंस का रिपोर्ट देखना होगा। उसके बाद तीसरे दिन इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए एंड लेटेस्ट केवाईबी डाटा को देखते हुए आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगा सकते हैं। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, तो दोस्तों अगर सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो नो डाउट दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं, अगर बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो दोस्तों कंपनी के बिजनेस भी काफ़ी सॉलिड है। जो भी ये कंपनी ब्लैक ग्रेनाइट को सेल करती है उसका दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एंड इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट सेगमेंट में ये कंपनी दोस्तों एक क्लियर मार्केट लीडर है, जिस सेगमेंट में इस कंपनी के पास वही लगभग 64% के आसपास मार्केट शेयर है। बट दोस्तों बिजनेस की तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो यस दोस्तों कंपनी जो वैल्यूएशन है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिल जाएगा। बट हालांकि दोस्तों ये कंपनी अपने सेगमेंट में एक क्लियर मार्केट लीडर है, एक वर्चुअल मार्केट लीडर है जो इस वैल्यूएशन को तो डिजर्व करता है। बट हालांकि दोस्तों थोड़ा बहुत आईपीओ और सस्ता होता तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता। बट फिर भी अगर इस वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है एंड इन्वेस्टर्स की तरफ से इस आईपीओ को अच्छा खासा डिमांड मिलता है, तो मे भी ये आईपीओ शॉर्ट टर्म में भी ठीक ठाक चल सकती है। बट शॉर्ट टर्म का डिमांड दोस्तों हमें लिस्टिंग के बाद ही देखने को मिलेगा। इसलिए मे भी 17 अक्टूबर तक इसके ग्रे मार्केट में अच्छा खासा डिमांड आता है, इसका एंकर एलोकेशंस अच्छा निकल के आता है एंड केवाईबी कोटा में अच्छा खासा डिमांड आता है, तब हम इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात दोस्तों हम लोग मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म को लिस्टिंग के बाद देखेंगे कि हमें इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए या फिर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। अभी के लिए अगर मार्केट में अच्छा खासा डिमांड आता है तो इस आईपीओ में हम केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी फिलहाल अभी ये 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन है, इस वीडियो पर टाइप करके इन तीनों का रैंकिंग देखना ना भूलें।